आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त दोपहर के 1 बजे का है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर मोदी को चुनौती दे सकेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल अपनी पहली चुनावी स्पीच दी। अपने 7 मिनट के भाषण में प्रियंका ने मोदी सरकार पर सधे शब्दों में तीखे हमले किए। प्रियंका के तेवर को देखकर कांग्रेस के खेमे में उम्मीद जगी है और विपक्ष के हौसले भी बुलंद हुए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या प्रियंका इस चुनाव में मैजिक दिखा सकेंगी? क्या वो विपक्षी कुनबे को कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट कर सकेंगी? क्या वो विपक्ष का चेहरा बन सकेंगी? तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस से दूर हुए दलों को जोड़ पाएंगी प्रियंका, और क्या महागठबंधन का चेहरा बन पाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? हमारे साथ मुकेश नायक कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जेटली साहब बीजेपी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और राजेश बादल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। मुकेश जी, क्या पार्टी में एक नई उम्मीद जगी है और ऐसा लग रहा है कि जो काम अब तक नहीं हो पा रहा है ठीक से, वो प्रियंका गांधी की वजह से हो जाएगा? नई उम्मीद जगी है पार्टी में, लोगों में उत्साह है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ध्यान उस बात को लेकर दिया जा रहा है कि जो हमारे अनुषंगिक संगठनों का जो नेटवर्क था, जो कैटलिस्ट ग्रुप था रूरल एरियाज़ में, वो फिर से तैयार हो। फिर से अनेकों साल से जो हम चुनाव नहीं लड़े हैं, फिर से हम नए सिरे से शक्ति और क्षमताएं जुटाकर चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश जैसे 85 सीटों के बड़े राज्य में कितना दुर्भाग्यजनक है कि क्षेत्रीय दलों से समझौते के कारण हमारी पार्टी का पिछले 20 साल में पूरा स्वरूप ही नष्ट हो गया। अब पूरा जो असंख्य कार्यकर्ता है यूपी में कांग्रेस के पास, इसको एक संस्था का रूप देने का काम प्रियंका गांधी जी ने अपने हाथ में लिया है और सिंधिया जी ने। इससे एक उम्मीद जगी है। एक लीडर होता है तो कार्यकर्ता तैयार होता है उसके नेतृत्व में काम करने के लिए। वो बात उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आई है। राहुल गांधी हमारे निर्विवाद नेता हैं, उनके सहयोग के लिए और भी एक शक्ति कांग्रेस के पास आई है, उसका हम भरपूर उपयोग करेंगे। ठीक है, राजीव जेटली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जेटली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोपहर का दंगल में। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को ना कहने वाला महागठबंधन प्रियंका गांधी को हाँ कहेगा? देखिए, पहली बात तो है कि मैं मुकेश जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनको सुन रहा था, इन्होंने कहा एक नई उम्मीद जगी है। कम से कम इस ईमानदारी से इस बात को कबूलना भी कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक चुनौती होती है। इन्होंने कहा कि एक नई उम्मीद जगी है। जो उम्मीद खो चुके थे वो उम्मीद इन्हें लगता है कि नए नेता के आने से शायद वापस आ जाए। बात केवल इतनी है कि वो भी उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से पहले वाले नेता थे, वो भी उसी तरीके की बात करते हैं जिस तरीके के पहले वाले नेता करते थे। अब मुझे हैरानी इस बात से होती है कि कांग्रेस के जब नेता होते हैं वो अपना पोस्टर लगाते हैं तो उसमें भी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व को छोड़ करके आपको पुरानी छवि देकर उसको मिलाना पाए। और दूसरी बात, ये कोई नई बात नहीं है प्रियंका गांधी जी के लिए। प्रियंका गांधी जी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में पहले से रही है। प्रियंका गांधी जी ने तो मंच पे संचालन किया है, अच्छे भाषण भी दिए हैं पहले। प्रियंका गांधी जी नई कहाँ से हुई? नया तो कोई व्यक्ति होगा, जैसे मुकेश जी हैं, अगर उनको उठा करके किसी राज्य का प्रभारी बना दिया जाएगा तो हम कहेंगे एक अच्छी बात है, नई चुनौती, नई अपॉर्चुनिटी मिली है इन्हें, अब करके दिखाएंगे। राजीव जी, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। अब वापस आपके पास आऊंगा तो आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन मुकेश नायक, आपने एक बात बहुत अच्छी तरीके से और साफगोई से कबूल की कि प्रियंका गांधी से नई उम्मीद जगी है। लेकिन क्या यह बात भी आप लोग कबूल कर पाएंगे कि जो काम राहुल गांधी की वजह से अब तक नहीं हो पाया है वो प्रियंका गांधी कर देंगी? महागठबंधन की जो पार्टियां हैं जो यूपीए में थी वो महागठबंधन बनाने को तैयार हैं, उन पार्टी को यूपीए में जोड़ पाएंगी प्रियंका गांधी? देखिए, मैंने ये कहा कि प्रियंका गांधी के आने के बाद राहुल गांधी को और भी शक्ति मिली है, उनकी क्षमताएं और भी बढ़ जाएंगी। देखिए, जब ऐसे नेता और कार्यकर्ता पार्टी में सक्रिय होते हैं, जिससे नेता मजबूत होता है, नेतृत्व मजबूत होता है, तो पार्टी की ताकत बढ़ती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वो क्षमता हमारे नेता राहुल गांधी जी की बड़ी है। जहाँ तक आपने कहा गठबंधन की बात, देखिए, जब जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी लोकसभा में, उसके आसपास ही सारे ध्रुवीकरण होंगे।
कांग्रेस पार्टी इसमें कोई विवाद नहीं है। निर्विवाद रूप से ये सत्य है कि चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएगा उसमें सबसे बड़े संख्या बल की दृष्टि से सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी। संसदीय प्रजातंत्र में जिसके ज़्यादा सदस्य होते हैं, ध्रुवीकरण उसके आसपास ही होते हैं। वो संभावना दिख रही है, क्योंकि इस बात को लेकर कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ सबको एकजुट रहकर इनको सत्ता से बेदखल करना है। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई। 1 मिनट का वक्त हमने आपको एक बार फिर से दिया था। राजीव जी, अब आप अपनी बात रखिए। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से आप लोगों की परेशानी बढ़ी है? प्रियंका गांधी ने 7 मिनट के भीतर कल जिस तरीके से सधे हुए शब्दों में बिना नाम लिए आप लोगों पर निशाना साधा, उससे यह स्ट्रेटजी साफ हो गई प्रियंका गांधी की कि आने वाले दिनों में वो मोर्चा संभालने वाली हैं और एक कदम आगे निकल सकती है वो राहुल गांधी से। देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि हम एक परिवार के अंदर कंपटीशन करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राहुल या प्रियंका बड़ी, कि मुकेश जी का क्या कसूर है? मुकेश जी को भी आगे आना चाहिए, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां और दूसरे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनका क्या कसूर है? उनकी भी कंपटीशन कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। लेकिन ये अपने आप पे दर्शाता है, हमारी डिबेट अपने आप में दर्शाती है कि ना नीति ना नेतृत्व। आज हमारी चर्चा हो रही है तो केवल परिवार को लेकर के हो रही है कि परिवार में बेहतर कौन है, क्या प्रियंका बेहतर है या राहुल बेहतर है। राहुल जी के लिए तो अभी मुकेश जी ने एडमिट कर लिया, और ये बात राहुल गांधी जी के लिए बोल दी गई है कि अगर प्रियंका जी आएंगी तो शायद उन्हें और मजबूती मिलेगी। तो प्रियंका जी से राहुल को मजबूती मिलेगी और राहुल जी से प्रियंका जी को मजबूती मिलेगी। दोनों आपस में एक दूसरे की मजबूती के लिए अगर ये लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है हर किसी को अधिकार है। किसी भी परिवार के अंदर दो व्यक्ति कह सकते हैं कि मैं बेहतर हूं या मैं बेहतर हूं, या मैं, हम दोनों मिल जाएंगे तो शायद हमारा परिवार ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। वो परिवार को चलाना है। परिवार के अंदर अगर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है कि मैं भी एक हिस्सा हूं, मैं भी राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं, तो हर किसी को अधिकार है। प्रियंका गांधी जी को भी अधिकार है, राहुल जी को भी आपने टेस्ट करके देख लिया काफी लंबे टाइम से, और वो अलग बात है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कबूल कर लिया कि अब एक नई उम्मीद जगी है। वो उम्मीद जो नई जगी है वो देखना पड़ेगा कि कब तक जगी रहती है वो। और आज मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता नेता का चुनाव उसके कार्यों द्वारा, उसके किए गए कार्यों द्वारा करती है, उसके बनाई गई नीति द्वारा करती है, उनके परिवार की छवि के ऊपर करती है। अब देखिए, आप प्रियंका जी हैं तो उनके पति देव जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके भाई हैं तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी माता जी हैं तो वहां पर वो भी बेल पर बाहर है। तो अब पूरा परिवार, अगर देखिए, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, दोनों ही जगह पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ऐसे ठीक है, कहते हैं कि ठीक है, एक और मौका देना। राजीव जी, आज हम बात महागठबंधन पर कर रहे हैं, प्रियंका गांधी पर कर रहे हैं, राहुल गांधी पर कर रहे हैं। क्या मुकेश जी, आप लोगों को यह लग रहा है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से 7 मिनट में शानदार तरीके से अच्छे शब्दों में अपनी बात बोलकर चली गई, आने वाले दिनों में वो पार्टी का कमान संभाल लेंगी? पार्टी की कमान तो राहुल गांधी ही संभालेंगे। ये इसमें कोई विवाद हमारे पार्टी में कभी होता नहीं है लीडर को लेके। ये दुनिया की सबसे लीडर का जहाँ तक प्रश्न है, सबसे अनुशासित पार्टी है। यहाँ एक ही लीडर होता है, इसलिए पार्टी में डिसिप्लिन होता है, और जितनी भी धाराएं पार्टी के अंदर हैं उस एक लीडर में ही विलीन होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका गांधी के भाषण के विषय में। उन्होंने एक बात कही कि भारत में किस तरह के राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। क्या सिख राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, मुस्लिम राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, ईसाई राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। देश में हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, ना कि बीजेपी के राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। ये जो अपने ही देश की एक बहुत बड़ी आबादी को अपने देश का हिस्सा ना मानने वाला राजनीतिक दल कैसे समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, आप स्वयं ये बताइए। भारत की समृद्ध विविधता, इसका समावेशी स्वरूप, इसका समतामूलक ढांचा, क्या इस तरह के राष्ट्रवाद से संभल पाएगा? मुकेश जी, क्या आप लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा आज बीजेपी ने हथिया लिया है और बीजेपी को यह लग रहा है कि राष्ट्रवाद उसी की ठेकेदारी है? बीजेपी का राष्ट्रवाद चलेगा नहीं इस देश में, हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद चलेगा, राष्ट्रीयता चलेगी इस देश में। हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, सिख राष्ट्रवाद नहीं चलेगा भारत में। राजीव जी, में चलेगा हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद। राजीव जी, राष्ट्रीयता चलेगी भारत में।
देखिए, दबी जबान से कहीं ना कहीं मुकेश जी ने वो बात कह ही दी जो बात हम बार बार रोज उठाते थे। हम कहते थे कि आपको आतंकवादियों का समर्थन करने की क्या जरूरत है, ऐसा क्या पाना चाहते हैं इस देश के अंदर, ऐसा कौन सा वोटर है जो आपको लगता है, जो वोटर को महसूस नहीं होता। वोटर को लगता है कि मुझे क्यों जोड़ा जा रहा है उन आतंकवादियों के साथ, दूसरे देशों के साथ। शायद वो महसूस करते होंगे कांग्रेस बार बार। अभी तो मुकेश जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, इन्होंने कहा कि एक बड़ा समुदाय, अरे भाई हम तो समुदाय के आधार पर देश को बांटना ही नहीं चाहते। कल प्रियंका गांधी जी जिस धरती पर खड़ी होकर बोल रही थी, बापू की धरती पर, वहां पर बंटवारा कौन करके आया? वहां पर पाटीदार के नाम पर बंटवारा किसने किया? कर्नाटका के अंदर लिंगायत के नाम पर बंटवारा किसने किया? हरियाणा में जाट नाम जाट के नाम पर बंटवारा किसने किया? राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूं। रविशंकर प्रसाद अपनी बात रख रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं वो। सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो सारा डिप्लॉयमेंट सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में, उनकी देखरेख में किया जाए और हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए। तीसरा, वहां पर मीडिया को भी आजादी नहीं दी जाती है अपनी बात कहने की। तो हमने ये भी आग्रह किया है कि वहां मीडिया सबको फ्रीली अवेलेबल हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए बंगाल के लिए चुनाव आयोग एक मीडिया ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करे। और हमने एक बात और कही है कि वहां पर एक 1986 का एक कोई सर्कुलर है जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल और बगलों में, बाकी धार्मिक स्थल के बगल में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। जहां परीक्षा है उस पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन परीक्षा तो समाप्त हो रही है मार्च में। ऐसी परिस्थिति में 86 के एक पुराने सर्कुलर का हवाला देकर प्रचार करने से रोकना तृणमूल विरोधी पार्टियों को यह बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल का हिंसा का इतिहास रहा है। हमने चुनाव आयोग से अपील किया है कि ये देश के लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव है जो भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए वहां पर ईमानदार निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी कार्रवाई करे। एक मिनट सुनिए तो प्लीज, अभी मैं सवाल नहीं लूंगा, शांत। आज हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद, झूठे, शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। Friends, today a very high-powered delegation of the BJP had met the Chief Election Commissioner and the commissioners, which was led by the two General Secretary of the BJP, Shri Bhupen Yadav ji and Mr. Kailash Vijayvargiya. Senior leader of the BJP of Bengal, Mr. Mukul Rai, was also there. Besides, we three ministers, apart from me, Jagat Prakash Nadda ji and Nirmala Sitharaman, we have conveyed to the Commission that Bengal track record in free and fair election is very, very deplorable. Recently we had the local bodies and Gram Panchayat election where we saw 100 people were killed. We saw how ballot papers were sought to be stamped even during counting. We have seen victorious candidates are not allowed to enter Bengal. तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी और राहुल गांधी की शिकायत की है। दोपहर का दंगल में आज हम पूछ रहे थे सवाल कि क्या प्रियंका गांधी महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को मनाकर यूपीए में लाने में कामयाब हो जाएंगी, यानी कि जो दल छिटक गए हैं, जो दल अलग हो गए हैं यूपीए से, उनको जोड़ पाएंगी प्रियंका गांधी। हमारे साथ राजेश बादल जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। आप आए, थोड़ा लेट आए सर, लेकिन सवाल यही है कि क्या जो काम राहुल गांधी अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के रहते हुए तमाम दल जो इकट्ठे थे यूपीए में थे, वही दल अब अलग हटके राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते, अपने साथ अगर महागठबंधन कर रहे हैं तो उनको जोड़ना नहीं चाहते।
ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी वो काम कर पाएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। तो अब संभव लग रहा है कि जब वो राष्ट्रीय राजनीति में है तो इस काम को भी कर देंगी। देखिए, भारतीय राजनीति में हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई पीढ़ी का अंतराल आया है, पीढ़ी बदली है, तो उसको बहुत आसान नहीं रहा है अपने आप को स्थापित करना। अगर आप बात करें, देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अखिलेश यादव के लिए भी बहुत आसान नहीं था, उनकी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। महाराष्ट्र में शरद पवार एनसीपी के नेता हैं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी को वो तैयार करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी अगली पीढ़ी को बहुत आसानी से पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। तो नए चेहरे को लेकर के, जहां तक जो भारतीय राजनीति का अनुभव है, उसमें नए चेहरे पर भरोसा तो करती है, लेकिन उस चेहरे को अपने आप को साबित भी करना होता है, क्योंकि नए चेहरे के सामने चुनौतियां होती हैं। लाल बहादुर शास्त्री एक नए चेहरे के तौर पर आए थे और 1 साल में उन्होंने वो काम किया कि वो आज तक याद किए जाते हैं। लेकिन 89 में 1 साल 1.5 साल जो वीपी सिंह ने काम किया, उसके उन्होंने तुरंत उनको जाना पड़ा। राजीव गांधी के लिए और इंदिरा जी के लिए भी आप ये बात कर सकते हैं। 2004 में 5 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किया, लेकिन उसके बाद में उनको जाना पड़ा। तो कई बार चेहरे के साथ साथ लोग ये भी देखते हैं कि भारत की चुनौतियों से निपटने की ताकत और क्षमता उसमें कितनी है। ठीक है, मुकेश नायक। बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमारे बादल जी ने। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और चुनाव आया तो पूरे देश में एक चर्चा होती थी कि इनके सामने कौन सी चुनौती, कौन सा चेहरा। संसदीय प्रजातंत्र में केवल चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता, हर लोकसभा क्षेत्र का एक अलग सांसद होता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी छवि, उसकी मेहनत और उसका बेहतर विकल्प, ये तमाम चीज़ें, बहुत बड़ा देश है, उसमें मुद्दा होती हैं। तो केवल एक चेहरा रख दो और चिल्लाते रहो कि दूसरा चेहरा बताओ, ये पर्याप्त नहीं है। और इसीलिए अटल जी फील गुड फैक्टर के साथ उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। और श्रीमती सोनिया गांधी ने जो पूरे देश में मेहनत की, उसका परिणाम आया था सामने। अच्छा प्रतिपक्ष का उन्होंने विरोध किया, अच्छे मुद्दे रखे, अच्छे तरह से पूरे देश की जनता के सामने कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात करी और अटल जी की सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा, उसका प्रभाव पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही राजेश बादल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही।